पहली गेट के पुरासरार मकान की तारीक सुरंग में आसिम अपनी आखिरी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ में वो पुराना लॉकेट था जो उसकी दादी ने दिया था, और उसके बैग में वो किताब थी जिसमें तिलिस्म तोड़ने का मंत्र लिखा था। जहरा की खौफनाक हंसी अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन सुरंग में अब कोई आवाज नहीं थी। ना सरगोशियां, ना बच्चे की हंसी, ना दीवारों से खर्चने की आवाजें। ये खामोशी आसिम के कानों में गूंज रही थी, लिए और भी खौफनाक थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी है। उसकी टार्च मुकम्मल तौर पर बज चुकी थी और वो सिर्फ उस हल्की सी रोशनी की तरफ बढ़ रहा था जो सुरंग के आखिर से आ रही थी। आसिम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने आप से वादा किया था कि वो उस मकान से जिंदा निकल जाएगा। उसने अपनी जेब से वो खतूत निकाले जो उसे तह खाने के संदूक में मिले थे, और उन्हें दोबारा पढ़ने की कोशिश की। खतूत में लिखा था कि जहरा ने एक कदीम तलिस्म के साथ मुआहिदा किया था जिसने उसकी रूह को इस मकान से जोड़ दिया था। तलिस्म को तोड़ने के लिए एक खास मंत्र और एक ऐसी चीज की जरूरत थी जो इस खानदान के असल मालिक की हो। आसिम को यकीन था कि उसका लॉकेट इसी खानदान से ताल्लुक रखता है, क्योंकि उसकी दादी ने बताया था कि ये उनके खानदानी वर्से का हिस्सा है। सुरंग के आखिर में एक बड़ा पत्थर का दरवाजा था जिस पर वही अजीब से निशानात कंदा थे, दायरा और 3 मुसल्लसें। दरवाजा आधा खुला हुआ था और इससे एक नीली रोशनी निकल रही थी जो आसिम को अपनी तरफ खींच रही थी। उसने अपना लॉकेट मजबूती से पकड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो दरवाजे से गुजरा, उसे एक अजीब सी सर्दी ने घेर लिया, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में दाखिल हो रहा हो। दरवाजे के पार एक बड़ा गोल कमरा था जिसकी दीवारें सफेद पत्थर से बनी थी। कमरे के बीच में एक बड़ा चबूतरा था और उस पर एक पुराना तांबे का बर्तन रखा था जिससे वही नीली रोशनी निकल रही थी जो उसने एपिसोड 3 में देखी थी। कमरे की दीवारों पर अजीब से नक्शो निगार थे जो आसिम को किसी कदीम रस्म की याद दिला रहे थे। उसने चबूतरे की तरफ बढ़ना शुरू किया, लेकिन उसे हर कदम पर यह एहसास हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसने अपनी जेब से किताब निकाली और उसे खोला। किताब के सफ़हात पर लिखे मंत्र को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी ज़बान जैसे लड़खड़ा रही थी। उसे लगा कि कोई उसके दिमाग पर काबू पा रहा है। उसी लम्हे उसे वही बच्चे की हंसी सुनाई दी जो उसने तह खाने में सुनी थी। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा और उसे वो छोटी सी लड़की नजर आई जिसकी खून आलूद आंखें उसे घूर रही थी। लड़की के हाथ में वही फटी हुई गुड़िया थी और उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे वो कोई शैतानी राज जानती हो। तुम उसे नहीं रोक सकते, आसिम, लड़की ने कहा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे वो कोई लानत दे रही हो। जहरा हमारी है और ये मकान हमारा है। आसिम ने अपना लॉकेट उठाया और चीखा, तुम कौन हो? तुम इस मकान में क्यों? वो लड़की की हंसी और बुलंद हुई और उसने कहा, मैं जहरा की बहन हूं। हमने इस तिलिस्म को बनाया था और हम इसे कभी टूटने नहीं देंगे। आसिम के लिए ये एक चौंका देने वाला इंकशाफ था। उसने खतूत में पढ़ा था कि जहरा उस खानदान की सबसे बड़ी बेटी थी, लेकिन उसकी बहन का कोई जिक्र नहीं था। उसने लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और ये तिलिस्म क्या है? लड़की ने अपनी खून आलूद आंखें आसिम पर जब आसिम ने अपनी किताब खोली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, कमरे की दीवारें कांपने लगी और तांबे के बर्तन से निकलती हुई नीली रोशनी और तेज हो गई। सफिया चीख पड़ी और आसिम की तरफ लपकी। उसने अपना लॉकेट उसकी तरफ उठाया। लॉकेट से एक चमकती हुई रोशनी निकली और सफिया पीछे हट गई।
उसकी चीख कमरे में गूंज उठी और अचानक वो गायब हो गई। आसिम ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। उसे लगा कि वो सही रास्ते पर है। उसने बर्तन के करीब जाकर उसे दोबारा खोलने की कोशिश की। इस बार बर्तन का ढक्कन आसानी से खुल गया और उसके अंदर से एक छोटी सी शीशी निकली। शीशी में एक अजीब सा नीला माया था जो चमक रहा था। आसिम ने किताब में पढ़ा था कि तिलिस्म को तोड़ने के लिए इस माया को चबूतरे पर उंडेलना होगा। उसने शीशी को उठाया और माया को चबूतरे पर उंडेलना शुरू किया। जैसे ही माया चबूतरे पर गिरा, कमरा एक अजीब सी ताकत से भर गया। दीवारों से खून के धब्बे निकलने लगे और जहरा का साया दोबारा नमूदार हुआ। उसकी सुर्ख आंखें अब आग की तरह चमक रही थी और उसका चेहरा एक खौफनाक शक्ल में बदल चुका था। तुमने बहुत बड़ी गलती की आसिम, उसने चीख कर कहा। अब तुम इस तलिस्म का हिस्सा बनोगे। आसिम ने अपना लॉकेट मजबूती से पकड़ा और मंत्र पढ़ता रहा। उसकी आवाज अब मजबूत हो रही थी और उसे लगा कि वो जहरा की ताकत को कमजोर कर रहा है। जहरा चीखती रही, लेकिन उसकी आवाज अब हल्की पड़ रही थी। कमरे की दीवारें अब और ज्यादा जोर से कांप रही थीं और चबूतरे से निकलती हुई नीली रोशनी एक तूफान की शक्ल इख्तियार कर रही थी। आसिम ने मंत्र का आखिरी हिस्सा पढ़ा और उसने अपना लॉकेट चबूतरे पर रख दिया। लॉकेट से एक चमकती हुई रोशनी निकली जो जहरा की तरफ बढ़ी। जहरा चीख पड़ी और पीछे हट गई, लेकिन इस बार वो गायब नहीं हुई। उसकी सुर्ख आंखें अब दर्द से भरी हुई थी और उसका चेहरा आहिस्ता आहिस्ता अपनी असली शक्ल में वापस आ रहा था। तुम ये कैसे किया? जहरा ने हाँफते हुए पूछा। आसिम ने जवाब दिया, ये लॉकेट मेरे खानदान का है। ये तुम्हारे तिलिस्म से ज्यादा ताकतवर है। जहरा की चीख कमरे में गूंज उठी और अचानक वो एक नीली रोशनी में तब्दील हो गई। रोशनी कमरे में फैल गई और दीवारें कांपना बंद हो गई। आसिम को लगा कि वो कामयाब हो गया है, लेकिन उसे अब भी यकीन नहीं था कि क्या ये वाकई खत्म हो चुका है। नीली रोशनी के गायब होते ही कमरा एक अजीब सी खामोशी में डूब गया। आसिम अभी भी चबूतरे के पास खड़ा था। उसके हाथ में लॉकेट था और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी सांस रोककर कमरे का जायजा लिया। जहरा का साया अब कहीं नजर नहीं आ रहा था और सफिया की हंसी भी बंद हो चुकी थी। तांबे का बर्तन अब खाली था और चबूतरे पर उंडेला गया नीला माया जमीन में जज्ब हो चुका था। आसिम को लगा कि शायद उसने तलस्म तोड़ दिया है, लेकिन उसके दिल में अब भी एक खौफ था कि क्या ये वाकई खत्म हो गया है। उसने अपनी जेब से किताब निकाली और उसे दोबारा खोला। किताब के आखिरी सफ़े पर लिखा था कि तलस्म के टूटने के बाद मकान की तमाम शैतानी ताकतें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए एक आखिरी कुर्बानी की ज़रूरत थी। आसिम के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। कुर्बानी, उसने सोचा, क्या इसका मतलब है कि मुझे अपनी जान देनी होगी? उसने अपना लॉकेट उठाया और उसे गौर से देखा। लॉकेट के अंदर कंधा दुआब चमक रही थी, जैसे वो उसे कोई पैगाम दे रही हो। 80 लम्हे कमरे की दीवारों से एक हल्की सी आवाज शुरू हुई, जैसे कोई पत्थर खिसक रहा हो। आसिम ने फौरन पीछे मुड़कर देखा और उसे कमरे के कोने में एक नया दरवाजा नजर आया जो अब खुल रहा था। दरवाजे से सुबह की हल्की सी रोशनी अंदर आ रही थी और आसिम को यकीन हो गया कि ये उसका रास्ता है। उसने अपना बैग उठाया, किताब और लॉकेट को मजबूती से पकड़ा और दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजे से गुजरते ही आसिम खुद को दिल्ली गेट की एक गली में पाया। सूरज अभी अभी तुलू हो रहा था और मोहल्ले की गलियों में सुबह की चहल पहल शुरू हो रही थी। आसिम ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वो पुरस्रार मकान अब कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसकी जगह एक खाली प्लाट था, जैसे वो मकान कभी वजूद ही न रखता हो। आसिम का दिल अब भी धड़क रहा था, लेकिन उसे सुकून मिल रहा था कि वो जिंदा निकल आया है। उसने अपने बैग से किताब निकाली और उसे खोला। किताब के सफ़हात अब खाली थे, जैसे उसका जादू खत्म हो चुका हो।
उसने लॉकेट को देखा और उसकी चमक अब भी बरकरार थी। उसे लगा कि शायद इस लॉकेट ने वाकई उसकी जान बचाई थी। उसने लॉकेट को अपनी जेब में डाला और अपने घर की तरफ चल पड़ा। जब आसिम अपने घर पहुंचा तो उसके दोस्त वकास, शहजाद और रमशा उसका इंतजार कर रहे थे। रमशा ने उसे देखते ही भागकर उसे गले लगाया। आसिम, तुम ठीक तो हो? हम रात भर परेशान थे, उसने कहा। वकास ने हंसते हुए कहा, यार तू वाकई इस भूतनी से लड़कर आया है? आसिम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये कोई मजाक नहीं था। वो वाकई पुरस्कार था। आसिम ने अपने दोस्तों को सारी कहानी सुनाई, जहरा, सफिया, तलिस्म और लॉकेट के बारे में। रमशा ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि वो जगह खतरनाक है, शुक्र है तुम ठीक हो। शहजाद ने पूछा, लेकिन वो मकान अब कहाँ है? आसिम ने जवाब दिया, पता नहीं, जब मैं बाहर निकला तो वो गायब हो चुका था। इस रात के बाद दिल्ली गेट के मोहल्ले वालों ने कभी इस मकान के बारे में बात नहीं की। कुछ लोगों का कहना था कि वो मकान कभी था ही नहीं और ये सब एक अफवाह थी, लेकिन आसिम जानता था कि उसने क्या देखा और क्या महसूस किया। उसने अपना लॉकेट अपनी दादी को वापस किया और उनसे इसके बारे में पूछा। उसकी दादी ने कहा, ये लॉकेट हमारे खानदान का है और इसमें एक ऐसी ताकत है जो शैतानी कुव्वतों से लड़ सकती है। खुशकिस्मत हो कि तुमने उसे पहन रखा था। आसिम ने फैसला किया कि वो इस तजुर्बे को भूल जाएगा और अपनी जिंदगी आगे बढ़ाएगा। लेकिन रात को जब वो सोने की कोशिश करता तो उसे जहरा की सुर्ख आंखें और सफिया की हंसी याद आती। उसने कभी अपने दोस्तों को ये नहीं बताया, लेकिन उसे हमेशा ये एहसास रहा कि वो मकान शायद मुकम्मल तौर पर गायब नहीं हुआ था। शायद वो कहीं और मुंतकिल हो गया था, किसी और को अपना शिकार बनाने के लिए। आसिम ने अपनी जिंदगी दोबारा शुरू की। वो कॉलेज वापस गया, अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करता रहा और कभी उस मकान के बारे में बात नहीं की। लेकिन मोहल्ले के कुछ बूढ़े लोग जैसे चाचा यूनस अब भी सरगोशियों में कहते थे कि परियों का घर कहीं ना कहीं मौजूद है और वो अपना अगला शिकार ढूंढ रहा है। लेकिन आसिम के लिए यह कहानी खत्म हो चुकी थी। उसमें तलस्म तोड़ दिया था, जहरा और सफिया की रूहों को आजाद कर दिया था और अपनी जान बचा ली थी। दिल्ली गेट का परासरार मकान अब एक कहानी बन चुका था जो मोहल्ले के चाय खानों में सुनाई जाती थी। लेकिन आसिम जानता था कि यह कोई कहानी नहीं थी, यह उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सच था।